हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जो कि हनीकॉम क्लास 7th का चैप्टर 2 है उसको हिंदी में बता रहे हैं। मृदु एक युवा लड़की है जो मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, में तापी उसकी दादी और थाथा उसके दादा के साथ पली बड़ी है। एक दोपहर तापी उसे उसकी मौसी रुक्कुमणी के घर उसके मौसेरे भाई लल्ली, रवि और मीना से मिलने ले जाती हैं। देखते हैं फिर वहाँ क्या होता है। मुस्कुराते हुए रुक्कुमणी ने दरवाज़ा खोला। रवि और मीना भाग निकले और रवि ने मृदु को घर में खींच लिया। रुको, मुझे अपनी चप्पल उतारने दो। मृदु ने विरोध किया और बड़े काले रंग के चप्पल किए जोड़ी के पास बड़े करीने से सेट किया। वे धूसर थे, वास्तव में धूल के साथ। आप प्रत्येक चप्पल के अग्रभाग पर प्रत्येक पैर के अंगूठे का स्पष्ट निशान देख सकते हैं। दो बड़े पैर की उंगलियों के निशान लंबे और टेढ़े थे। मृदु को ये सोचने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि वे किसकी चप्पलें थी। रवि ने उसे पिछवाड़े की ओर घने कड़वे बेर की झाड़ी के पीछे खींचा था। वहाँ एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर, जिसे रेत से भरा हुआ था, एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा था, एक नारियल के आधे खोल से दूध पीता हुआ। हमें आज सुबह गेट के बाहर मिला। वह म्याऊं म्याऊं कर रहा था बेचारा। मीना ने कहा, यह एक राज है। अम्मा कहती है कि अगर उसे पता चला कि हमारे पास कोई बिल्ली है तो पाती, दादी माँ तमिल में, हमारे पड्डू मामा के घर के लिए चली जाएगी। लोग हमेशा हमें जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब हम उसे लाते हैं तो वे चिल्लाते हैं, अरे उस गंदे जीव को यहाँ मत लाओ। रवि ने कहा, क्या आप जानते हैं कि रसोई में थोड़ा सा दूध निकालना कितना मुश्किल है? पाती ने अभी अभी मेरे हाथ में एक गिलास लिए देखा। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसे पीना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से उसने मेरी तरफ देखा, उससे बचने यानी कि छकाने के लिए किसी को मिसलीड करने के लिए मुझे लगभग सारा का सारा उसके सामने पीना पड़ा। तब वह ग्लास वापस लेना चाहती थी। पाती पाती, मैं इसे खुद धो देता हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हो? मैंने उनसे कहा। मुझे दौड़ना पड़ा। मुझे इस नारियल के खोल में दूध डालना था और फिर वापस गिलास को धोकर कोई शक होने से पहले वापस कर देना था। अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कुछ और तरीका सोचना होगा। महेंद्रन? इस छोटे किट्टी का नाम महेंद्रन है? मृदु प्रभावित हुई। यह एक वास्तविक नाम था, न केवल एक प्यारा किट्टी बिल्ली का नाम। वास्तव में उनका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नाई है। छोटे में कहें तो MP पुन्नाई। यह बिल्ली की एक अच्छी नस्ल है। जरा उसकी फर देखो, शेर के आयाल की तरह। और आप जानते हैं कि प्राचीन पल्लव राजाओं का प्रतीक क्या था? आप नहीं जानती? रवि ने मृदु की ओर देखकर कहा। मृदु खिचखिचा के हंसी। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? खैर, जरा ठहरिए, मैं आपको कुछ समय में दिखाऊंगा। यह स्पष्ट है कि आप इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। क्या आप महाबलीपुरम में नहीं गई हैं? उसने रहस्यमय तरीके से कहा। ठीक है, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम में गई तो मैंने उनके दादा, फिर दादा और दादा की स्मारक देखी थी, वगैरह वगैरह। वास्तव में महेंद्रन उसी प्राचीन बिल्ली की वंशज है, एक करीबी रिश्तेदार है। वैज्ञानिक रूप से शेर के अलावा और कोई नहीं। पल्लव सिंह, पल्लव वंश का प्रतीक। रवि कड़वी बेर की झाड़ी के चारों ओर चला गया, एक टहनी ऊपर और नीचे लहराते हुए अपनी चमकती आंखों को दिखाकर बोला, यह बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली के अलावा और कोई नहीं है। और अगर मैं आपको याद दिला सकता हूँ तो उन्होंने प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा की थी। उसे अपनी ही आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। मीना और मृदु ने एक दूसरे को देख आंखें मटकाई।
आपको इससे क्या करना है? मृदु ने सवाल किए। ओह, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्ली वंशज है। मिस्र की बिल्ली भगवान से देवी है, इसलिए। ठीक है। उस बिल्ली देवी के वंशजों में से एक पल्लव जहाज़ों में से छिपकर आया था और उसका वंशज महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली था, जिसका वंशज है महेंद्रन। रवि ने में एक छोटी टहनी को लहराया। MP पुन्नई यहाँ इधर, वह चिल्लाया। वह खुद से बहुत खुश है। महेंद्रन ऊपर देखा, चौंका हुआ। वह अभी नारियल के खोल के किनारे पर अपने पंजे तेज कर रहा था, लेकिन रवि के अजीब कमेंट से भी बदतर ई के खिड़की खुलने की आवाज़, क्रीच। कैसी अजीब आवाज़ है। अगर मृदु चौंकी हुई थी तो MP पुन्नई अपनी बुद्धि से परे डरा हुआ हो गया। अंत में खड़े हुए बाल लिए वह लाल मिर्च की एक बांस की ट्रे की ओर उछल गया, जो सूखने के लिए बिछाई गई थी। इसके नीचे छिपने की कोशिश करते हुए उसने अपने मिर्चों को अपने ऊपर ले लिया। वह बुरी तरह रोया। क्रीचिंग की आवाज़ और बढ़ती गई। यह शोर कैसा है? मृदु ने कहा। वह लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है, रवि बड़बड़ाया। वह कभी भी एक चीज़ नहीं सीखेगी। म्यूजिक मास्टर ट्रेन की तरह सीटी बजाते चलता रहता है, जबकि लल्ली का सारा समय उसे पटरी से उतरते में ही चला जाता है। यह लल्ली सीख रही है। मृदु खिड़की तक आ गई। लल्ली थोड़ी ही दूर बैठी थी। अजीब ढंग से उसके वायलिन को पकड़े हुए उसकी कोहनी बाहर की ओर झुकी हुई थी। उसकी आंख एकाग्रता से चमक रही थी। उसके सामने संगीत मास्टर की हड्डी नुमा आकृति थी, जिसके पीठ पीछे खिड़की थी। वो लगभग गंजे थे। बस पीछे की तरफ कुछ बाल थे जो तेल से सने थे और पुराने ज़माने की चोटी के शक्ल में थे। एक चेन, सोने की चेन उनके गर्दन के चारों ओर थी और एक हीरे की अंगूठी उनके हाथ पर थी, जो वॉयलिन पर हाथ के ऊपर नीचे होते समय चमक रही थी। उसका बड़ा पैर उसकी सोने की तारों की डिज़ाइन वाली धोती के छोर से बाहर निकला हुआ था और उस समय के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। उसने कुछ नोट, यानी कि वायलिन के नोट्स चलाए। लल्ली अपने वायलिन की ओर झुकी, जो उसके हाथों में काफ़ी असहाय और दुखी लग रहा था। क्या अंतर है? संगीत मास्टर के नोट हवा में तैरते हुए एक धुन के रूप में पिरोते हुए लग रहे थे। यह रेल के पहिए की तरह था, जो रेल में आसानी से फिट हो जाता था और साथ में फुसफुसाता था, जैसे कि रवि ने कहा। मृदु ने उस विशाल घबराए हुए हाथ को आसानी से वॉयलिन के तने तक घुमाते हुए देखा, जिससे प्यारा संगीत बन रहा था। क्विक क्विक। लल्ली फिर से पटरी से उतर गई। अम्मा! गेट से एक भीख मांगने की आवाज़ आई। अम्मा! ओहो! रवि, उस भिखारी को दूर भेज दो। उसकी माँ ने पीछे के बरामदे से आवाज़ लगाई, जहाँ वह तापसी के साथ बातें कर रही थी। वह पिछले 1 हफ्ते से हर दिन यहाँ आ रहा है और अब समय आ गया है कि भीख मांगने के लिए वह कोई और घर देख ले। पाती ने तापी को समझाया। मृदु और मीना ने रवि को पीछे किया। भिखारी पहले से ही बगीचे में था। उसने अपना ऊपरी कपड़ा नीम के पेड़ की झुकी हुई टहनी के नीचे फैला दिया, जाहिर तौर पर भिक्षा के आने का इंतजार करते हुए थोड़ा झपकी लेने के लिए तैयार था। चले जाओ, रवि ने सख्ती से कहा। मेरी पाती कहती है कि अब समय आ गया है कि आपको भीख मांगने के लिए एक और नया घर खोजिए। भिखारी ने अपनी आंखें बहुत चौड़ी खोली और एक एक करके सभी बच्चों की ओर देखा। इस घर की महिलाएं, उन्होंने अंत में घुटी हुई आवाज़ में कहा, बहुत दयालु आत्माएं हैं। मैंने पूरे 1 हफ्ते तक अपनी तन और आत्मा को उनकी दरिया दली पर एक साथ रखा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे मुझे दूर कर देंगे। उन्होंने आवाज़ उठाई। अम्मा! ओ अम्मा! दुख की बात है। यह उनका विलाप हो सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं था। यह उसके मुरझाए पेट में कहीं एक गहरी मजबूत गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुआ और उसके मुंह से बाहर निकल आया। उसके कुछ
कुछ बचे हुए दांतों से जो पान चबाने के कारण भूरे रंग के थे। रवि, उसे बताओ कि रसोई घर में कुछ नहीं बचा है, रुक्कुमणि ने कहा। और उसे फिर से नहीं आना है, उसे बताओ, वह तंग लग रही थी। रवि को, भिखारी को यह सब दोहराना नहीं पड़ा। वहाँ नीम के पेड़ के नीचे उनकी माँ ने जो कहा वह सब उसके लिए सुनना आसान था। भिखारी उठकर बैठ गया। मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, उसने थक कर कहा। केवल मुझे यहाँ इस पेड़ के नीचे विश्राम करने दो। सूरज इतना गर्म है, सड़क पर तारकोल पिघल रही है, मेरे पैरों में पहले ही छाले पड़ गए हैं। अपने नंगे पैरों के तलवों पर बड़ी गुलाबी छीलने वाली फफोले दिखाने के लिए उसने अपने पैर फैलाए। मुझे लगता है उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मृदु ने मीना रवि से फुसफुसाया। क्या तुम्हारे घर में कहीं कोई पुराना जोड़ा पड़ा है? मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। मेरे पैर उसके पैर फिट करने के लिए बहुत छोटे हैं, नहीं तो मैं कब का उन्हें दे दिया होता। रवि के पैर मृदु और मीना से बड़े थे। भिखारी अपना ऊपरी कपड़ा हिला रहा था और अपनी धोती कस रहा था। उसने आंखें उठाई और डर से सड़क पर देखा, जो दोपहर की गर्मी में चमक रही थी। उसे अपने पैरों पर कुछ चाहिए, मीना ने कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर रही हैं। यह सही नहीं है। श्श, रवि बड़बड़ाया। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। इससे मदद वाला नहीं है। 2 मिनट में वह उस सड़क पर अपने पैर पसार रहा होगा। उसे जो चाहिए वह है चप्पल की एक जोड़ी। तो हम उन्हें कहाँ से लाएं? आओ, घर की तलाशी में। उसने मृदु और मीना को घर में धकेल दिया और जैसे उसने बरामदे में कदम रखा, मृदु की नज़र उन अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी जिन्हें उसने आने पर देखा था। रवि, उसने फुसफुसाया। कौन है वो? रवि ने मुड़कर जर्जर दिखने वाली लेकिन मजबूत पुरानी चप्पलों की ओर देखा। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये बिल्कुल सही आकार है, उन्होंने उन्हें उठाते हुए कहा। मृदु और मीना घबराकर वापस बगीचे में उसके पीछे हो लिए। यहाँ रवि ने भिखारी से कहा, बूढ़े आदमी के सामने चप्पल गिराकर, इन्हें पहनो और वापस मत आना। भिखारी ने चप्पलों को देखा, जल्दी से अपना तौलिया अपने कंधे पर फेंक दिया, अपने पैरों को उसमें धकेल दिया और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चला गया। 1 मिनट में वह गली के कोने में गायब हो गया। संगीत गुरु घर से बाहर आए और उन तीनों को चुपचाप पेड़ के नीचे कंचे बजाते हुए बैठे हुए देखा। फिर उसने बरामदे में अपनी चप्पलें ढूंढी जहाँ उसने उन्हें रखा था। लल्ली, कुछ देर बाद उसने पुकारा। वह उसके पास गई। क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? मुझे याद है, मैंने उन्हें यहीं रखा था। रवि, मृदु और मीना चुपचाप लल्ली और संगीत गुरु को बरामदे के कोने कोने में खोजते हुए देखते रहे। वह इधर उधर भागा, रेलिंग की ओर देखा, फूलों के गमलों के नीचे झुककर उनके बीच देखने लगा। बिल्कुल नए थे वे। मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड तक गया था, वह कहता चला गया। उनकी 1 महीने की फीस है, क्या आप जानते हैं? जल्दी लल्ली अपनी माँ को बताने के लिए अंदर चली गई। रुक्कुमणि परेशान दिख रही थी और पाती उसका पीछा कर रही थी। वे कहाँ हो सकते हैं? यह सोचकर वास्तव में काफ़ी परेशान थी कि किसी ने उन्हें चुरा लिया होगा। इतने सारे विक्रेता दरवाजे पर आते हैं। पाती को चिंता हुई। रुक्कुमणि ने पेड़ के नीचे बैठे रवि, मृदु और मीना को देखा। क्या तुम बच्चों, उसने शुरू किया और फिर वे उत्सुकता से शांत थे और धीरे धीरे आगे बढ़े। क्या किसी को बरामदे के आसपास दुबके हुए देखा? उसकी बाहों के बीच एक तेज वी आकार की रेखा बन गई थी। उसके आमतौर पर नरम भौं के स्थान पर एक सीधा और कड़ी लाइन दिख रही थी। रुक्कुमणि गुस्से में थी। मृदु ने कंपकपी के साथ सोचा, वह इतनी परेशान नहीं होती अगर वह गरीब भिखारी के बारे में जानती। उनके पैरों में छाले थे। उसने खुद को बताने की कोशिश की। एक गहरी सांस लेते हुए वह रो पड़ी। रुक्कुमणि, यहाँ एक भिखारी था, बेचारा, उसके पैरों में बड़े बड़े फोड़े थे। इसलिए रुक्कुमणि ने गंभीर रूप से रवि की ओर मुड़ते हुए देखा। आपने संगीत गुरु की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आता है? बच्चे आजकल, पाती चिल्लाई। अम्मा,
क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया, जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने की बालियां भी? वह कितना दया